हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं आ गया हूँ आपके पास फिर से एक बार। और ये आज का जो चैप्टर है, आपको चैप्टर के स्क्रीन से समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर 8 है, राइट? सो एनएसएम 5A चैप्टर 8 आज का वीडियो का टॉपिक है। मैं एक चीज में कहना चाहूंगा कि अगर आप एनएसएम 5A एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैप्टर 8 जो है आपके मार्क्स बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। मैंने ये भी देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट या मोस्ट स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन एग्जाम में यही गेम चेंजर होता है। तो आज मैं इसे इतना सिंपल तरीके से बनाऊंगा, जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत जो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, काफी सारा सब कुछ इसमें कैसे क्या किया जाए। देखिए, एग्जाम को ना आपको थोड़ा इजी वे में लेना पड़ेगा। इतना आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की दरकार नहीं है, इतना ज्यादा आपको डरने की दरकार नहीं है ना? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब जब आपको टेंशन हो, आपको एग्जाम में, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं। अभी अभी किसी ने कमेंट किया है मेरे चैनल पे, और मैं वाकई बहुत खुश हो सकता हूँ। मैं अपने को महसूस करता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, मुझे तो कोई खास एडिटिंग स्किल्स नहीं आती, और मुझे कोई खास बहुत ज्यादा मुझे टेक्निकल चीजों की नॉलेज भी नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ। बट मैं जब देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को फायदा होता है, तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो मेरा ये मोटिव ही है कि इस चैनल को बनाने के लिए कि मैं जितना आसान शब्दों में आपको बता सकूं। ठीक है, तो मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। तो हाय एवरीवन, मैं रजनीश पांडे वेलकम करता हूं आपको इस चैनल पे, जहां हम बैंकिंग और फाइनेंस के रिलेटेड बहुत ही आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में काफी सारे चीजें सीखते हैं। एज पर जो ये आपको इमेज दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि ये जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर 8 को लेकर के है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जो चैनल के व्यूअर्स हैं या फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझे, है ना? और मैंने इसके लास्ट में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कराई है। तो इस वीडियो से आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम का ट्रिक्स है, ये इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, या फिर आप मेरे पहले व्यूअर्स हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। और आने वाले समय में नॉट ओनली एनआईएसएम, बट एनआईएसएम को छोड़ करके काफी सारी चीजें हैं जो, या फिर म्यूचुअल फंड्स को लेकर के, या फिर बैंकिंग को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, इस तरह के वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपके जॉब्स या करियर में, अगर आप बैंकिंग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, या फिर फ्रेशर हैं, या फिर आप किसी भी बैंकिंग में ज्वाइन करने वाले हैं या किए हैं, तो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स की जानकारी यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 8, राइट? जीरो कंफ्यूजन के साथ। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ चैप्टर्स हैं। तो मैंने इस जो चैनल में आपको काफी सारे चैप्टर्स का वीडियो बनाया है। लेकिन हाँ, मेरे भी काफी सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन से थोड़ा सा बाहर था, या फिर काफी चीजों में व्यस्त था, तो मैं ये पूरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चैप्टर 8 को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि 1 से लेकर के 7 तक मैंने कंप्लीट किया कर दिया है। और काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, और मैं सीखता रहता हूँ। तो चैप्टर 8 का जो टैक्सेशन जो चैप्टर है, वो आज का आपका टॉपिक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि टैक्सेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिलेबस आपको बिल्कुल से पढ़ना चाहिए, राइट? तो जो कि ये बहुत सारा नॉलेज आपको बताएगा कि हाँ, ये आपको, अगर इन्वेस्टर है, तो बहुत सारा प्रश्न आपको पूछ सकता है। या फिर इस चैप्टर में बहुत से इंपॉर्टेंट जो चीजें होती, जैसे कि रियल रिटर्न के बाद टैक्स का कितना कैलकुलेशन होगा, या फिर टैक्सेशन कैसे की जाती है, कुछ रूल्स स्केच, कुछ चेंजेस हुए हैं, या फिर और भी छोटी छोटी चीजें जो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर जब आप कस्टमर्स के साथ डील करेंगे, वो आपको मदद करेगा। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काफी
पेशेंस के साथ देखिए और चलिए। रिमेंबर एक चीज का ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन से देखिए, आपको अगर टैक्स की आपको देखा जाए तो टैक्स किसको आता है? जो प्रॉफिट को लेकर के थोड़ा सोचते हैं कि भैया मेरा प्रॉफिट क्या होगा, नहीं आएगा। तो ये चीज ऑलवेज याद रखिएगा, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट को समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज को समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको मैं एक आसान शब्दों में बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को समझने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। ठीक है? तो आगे समझते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न जो रिटर्न मिलता है वो डायरेक्टली हमारे फाइनल अर्निंग से होती है। ये चीज़ का ऑलवेज ऑलवेज आपको एक क्या बोलते हैं इसको, एक समझने की ज़रूरत है आपको, राइट? तो रिटर्न एंड टैक्स का इम्पैक्ट क्या होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड इनकम में बी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। क्या लिख रहा है देखिए, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स योर नेट अर्निंग। इसका मतलब ये होता है हमारी जो नेट अर्निंग होती है, चाहे हमने पैसा लगाया और उससे हमारी इनकम आई। आज म्यूचुअल फंड में लोग पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि उससे अर्निंग आएगी। और वही तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे कि भाई हमने इतना इन्वेस्ट किया और उसके बाद हमारे पास रिटर्न क्या आया। तो इसके ऊपर एक टैक्सेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? तो इसको भी आपको समझने की जरूरत है। आफ्टर टैक्सेस आर अप्लाइड, इन्वेस्टर रिसीव द इनकम that remains. Understanding this tax impact is a crucial effective investment। जो मैं आपको अभी बता रहा था कि आपको इस चीज को बहुत बनाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके पास आ सकते हैं। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूरी है, बट आप जब बैंक में जाएंगे, जब आप फाइनेंशियल सेक्टर में आप कदम रखेंगे, तो आपको हो सकता है कस्टमर्स भी, क्योंकि कस्टमर्स आज के डेट में बहुत अवेयर है, बहुत सारी उसको जानकारी मिलती रहती है। सो इट इज नॉट हाउ मच यू अर्न बट हाउ मच इज लेफ्ट आफ्टर टैक्स एट अकाउंट्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जरूरी है कि आप कितना अर्न करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्न अर्निंग जो होती है आपकी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसका टैक्स इम्प्लीकेशन पूरा नहीं होता। तो टैक्स इम्प्लाई करने के बाद जो फाइनल उसकी अर्निंग होगी, उस पे आपको डिपेंड करेगा कि हाँ फाइनल आपका अर्निंग क्या होता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो जो पैसा टैक्स के बाद बचता है वही हमारा एक्चुअल इनकम होता है। ये सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ। इसलिए टैक्सेशन को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें और एग्जाम में भी सही आंसर दे सकें, राइट? स्मार्ट इन्वेस्टर, देखिए एक चीज याद रखिएगा, स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो रिटर्न नहीं, आफ्टर टैक्स रिटर्न को समझता है। तो अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो भी आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये अब इनकम किस लेवल के होते हैं। तो दो लेवल का एक इनकम होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या टैक्स सिर्फ आपको लगता है या आपके फंड पर लगता है? अभी सोचिए अब थोड़ा, यही समझना है। टू लेवल ऑफ इनकम होती है ना? अब ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। म्यूचुअल फंड में एक पास थ्रू व्हीकल होता है। आप हम जानते हैं कि पास थ्रू व्हीकल है, जिसका मतलब है दो लेवल पर इनकम बनती है। लेवल वन क्या होता है? इनकम अर्न बाय फंड। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, जनरेटिंग इनकम थ्रू डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो पहले लेवल पर फंड खुद इनकम कमाता है, जैसे शेयर से डिविडेंड और बॉन्ड से इंटरेस्ट, राइट? इसको याद रखिएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है, ये है कि फंड पर टैक्स नहीं लगता। ये चीज याद रखिएगा। और लेवल टू का इनकम क्या है? लेवल टू का इनकम है दूसरे लेवल पर, जिसको बोलेंगे इन्वेस्टर कमाता है। अगर अपने ग्रोथ प्लान लिया है, तो आपको कैपिटल गेन मिलता है जब आप यूनिट्स बेचते हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा। इन देखिए क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर इन ग्रोथ प्लान्स अर्न्स कैपिटल एंड लॉसेस व्हेन सेलिंग यूनिट्स। मतलब जो इन्वेस्टर है उस चीज को जब बेचता है। और अगर डिविडेंड प्लान है, तो आपको डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन दोनों मिल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट डिविडेंड प्लान में गया है, तो क्या मिलेगा आपको उसको? एक तो आपको डिविडेंड से इनकम आएगी, प्लस उसका कैपिटल गेन, दोनों मिल सकता है। अब आपको ये चीज समझना है, तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं। फंड लेवल पर टैक्स नहीं, लेकिन इन्वेस्टर लेवल पर टैक्स जरूर लगता है, राइट? एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यही टैक्सेशन स्ट्रक्चर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम डिटेल में आगे समझेंगे एग्जाम्पल्स के रूप में, राइट? याद रखिए, मैं आपको छोटी सी आपको बात बताता हूँ।
अर्निंग दो जगह से होती है लेकिन टैक्स आपके पॉकेट से जाता है, राइट? ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टैक्स और एप्लीकेबल टैक्स रेट्स ओवरव्यू। तो अब हम समझते हैं कि एप्लीकेबल टैक्स रेट्स तो क्या है, कितने टाइप्स के इनकम होती है और उनका म्यूचुअल फंड के ऊपर किस तरह का टैक्स का हिसाब किताब है, ये चीज को समझते हैं। तो देखिए लिख रहा है आपके स्क्रीन पे, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, और एक होता है डिविडेंड इनकम। तो सिंपल शब्दों में टैक्स को समझने के लिए हमें दो चीजें क्लियर करनी होगी। एक तो इनकम का टाइप, तो म्यूचुअल फंड का टाइप क्या है, इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम, म्यूचुअल फंड से इनकम दो तरह से होती है। पहला कैपिटल गेन, यानी जब आप यूनिट्स बेचते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, राइट? अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। दूसरा डिविडेंड इनकम, जो आपके फंड से डायरेक्टली मिलता है, राइट? तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर आप दूसरा फैक्टर का टाइप अगर समझना चाहते हैं तो इक्विटी फंड, हम जानते हैं इक्विटी, बहुत सारे इक्विटीज को क्या बोलते हैं, तो इक्विटी ओरिएंटेड जो स्कीम्स होती है ना, जिसमें 65% या 65% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर्स में होता है। नॉन इक्विटी फंड्स में जैसे डेट हो गया फंड्स या एफओएफ, माना फंड्स ऑफ फंड्स, या इसको याद रखिएगा। तो टैक्स रेट डिपेंड करता है आप अपने किस टाइप का फंड लिया है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, किस टाइप का फंड लिया है और इनकम किस टाइप की है, राइट? जब हम एक एक करके देखेंगे कि इक्विटी और नॉन इक्विटी फंड्स पर टैक्स एग्जैक्टली कैसे लगता है, तो हम इसको आगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं, सेम इन्वेस्टमेंट लेकिन डिफरेंट टैक्स, ये गेम पूरी स्ट्रेटेजी को बदल देता है। ये चीज का लाइन याद रखिएगा, सेम इन्वेस्टमेंट लेकिन डिफरेंट तरह का टैक्स। तो ये क्या होगा, ये जो इन्वेस्टर की जो स्ट्रैटेजी है कि इनकम मुझे कितना आएगा, इसकी की पूरी स्ट्रक्चर बदल देगा, राइट? चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। अब देखिए, अब को हम ये समझते हैं कि अगर हमको उनके इनकम के बारे में समझना है तो हमको ये भी समझना है कि टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या 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 होते हैं, है ना? तो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या क्या होते हैं, देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा, रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स या रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स, नॉन रेसिडेंट या एनआरआई बोलते हैं, या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जैसे कंपनीज हो गए, एचयूएफ हो गए, राइटली, इस तरह की चीजें। तो ये चीजें हो गया। अब क्योंकि टैक्स डिपेंड करता है इन्वेस्टर कौन है, या है ना, रेसिडेंट इंडियन, अगर आप रेसिडेंट इंडियन है तो टैक्स आपकी इनकम स्लैब या होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करेगा। ये चीज याद रखिएगा कि मान लीजिए आपका होल्डिंग पीरियड कितना है, क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। नॉन रेसिडेंट इंडियन या एनआरआई के केस में टैक्सेशन थोड़ा अलग होता है। यहाँ टीडीएस डायरेक्टली डिडक्ट होता है और रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट जैसे कंपनी, एचयूएफ, या इनका टैक्सेशन इंडिविजुअल से अलग होता है, राइट? तो जॉइंट होल्डिंग में हमेशा याद रखें फर्स्ट टैक्स होल्डर के नाम पर ही कैलकुलेट होता है, ये याद रखिएगा, कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है स्लाइड में, सबसे बड़ा कंफ्यूजन म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगता है या नहीं, इस पे होता है, राइट? तो इस पे आंसर क्या है, फंड पर नहीं, इन्वेस्टर पर लगता है। अगर मैं इस चीज को सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूं तो म्यूचुअल फंड स्कीम टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, मतलब फंड हाउस जो इनकम कमाता है उस पर टैक्स नहीं देता, राइट? टैक्स कब लगता है, सिर्फ तब जब पैसा इन्वेस्टर के पास आता है। तो इसका सिंपल शब्दों में मतलब किया जाए, जैसे आप यूनिट बेचते हैं या कैपिटल गेन जिसको बोलते हैं, जो, या फिर जब आप डिविडेंड मिलता है, राइट? सो सिंपली अगर बोला जाए तो फंड अर्न या नो टैक्स, इन्वेस्टर अर्न्स, टैक्स अप्लाइज। तो फंड अर्न जब करती है तो नो टैक्स, या इन्वेस्टर अर्न करता है तो टैक्स का इम्प्लीकेशन होगा। अब हम डिटेल में समझेंगे कि इन्वेस्टर लेवल पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, राइट? म्यूचुअल फंड टैक्स फ्री नहीं है, बट टैक्स डिले होकर इन्वेस्टर पर शिफ्ट हो जाता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि कैपिटल गेन, तो जो, या फिर जब आप म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचते हैं तो जो प्रॉफिट कमाते हैं उसी को कहते हैं कैपिटल गेन।
बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ये मीनिंग नहीं है। कैपिटल गेन जैसे मान लिया आपने खरीदा 100 रुपए में, बेचा आपको 120 रुपए में, तो आपको जो गेन हुई तो वो आपको कैपिटल गेन हो गया। बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में मत जाइए। सिंपल फॉर्मूला है कि सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अगर आप जैसे हम लोग गणित में किए ना कि भाई हमने जब छोटा हम लोग थे तो क्या करते थे, क्लास 4-5 में गणित बनाते थे। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल गेन, अगर लॉस है तो कैपिटल लॉस। तो टू टाइप ऑफ गेन होता है। अगर कैपिटल गेन दो टाइप का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है जिसको हम STCG बोलते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड में बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। या लॉन्ग टर्म, अगर आप लंबे टाइम के बाद इस चीज को बेचते हैं लॉन्ग टर्म, तो उसको बोलते हैं LTCG, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए इसमें एक चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस डिपेंड करता है इक्विटी फंड या डेब्ट फंड में, राइट। सेम प्रॉफिट, लेकिन होल्डिंग पीरियड चेंज होते ही टैक्स भी चेंज होता है। ये याद रखिएगा, होल्डिंग पीरियड इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने दिन तक के लिए ये जो इन्वेस्टर है उस फंड को होल्ड करके रखा है। अब जैसे मान लीजिए 6 महीने में बेच दिया तो उसका होल्डिंग पीरियड डिफरेंट हो गया, 1 साल में बेच दिया तो उसका डिफरेंट हो गया, 1 साल के पहले ही बेच दिया तो उसका होल्डिंग पीरियड डिफरेंट हो गया, राइट। तो ये जरूरी होता है टैक्स कैलकुलेशन के लिए। अब हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है या फिर कैसे इसमें कैलकुलेशन की जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड जल्दी बेच देते हैं तो प्रॉफिट जो होता है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। शॉर्ट टर्म का मतलब है इन्वेस्टर जब कम समय के लिए होल्ड करता है। इक्विटी फंड्स में 1 साल से 12 महीना या फिर समझ सकते हैं 12 महीना का जो टाइम पीरियड है से बेचते हैं तो उसको STCG बोलते हैं। डेब्ट फंड में 3 साल या 36 महीना से पहले बेचते हैं तो STCG का, तो इसको क्वालिफाई होल्डिंग पीरियड जिसको बोल सकते हैं। अब आपको आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अगर आप इन्वेस्टमेंट को पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब अपने इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक होल्ड किया है ना। तो ये चीज का आपको क्लियर हो गया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिफरेंस। अभी आपको देखते हैं कि इक्विटी वर्सेस डेब्ट होल्डिंग का पीरियड क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये आता भी है, आंसर द सिंपल क्वेश्चन होल्डिंग पीरियड। और ये इक्विटी या डेब्ट से अलग अलग होता है। अगर 12 इक्विटी फंड्स में अगर आप 12 महीना है, इट इज ट्रीटेड एज LTCG या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलिए आगे चलते हैं। इक्विटी वर्सेस डेब्ट होल्डिंग पीरियड। डेब्ट फंड्स में क्या बोल रहा है, द होल्डिंग पीरियड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्कीम। डेब्ट फंड में होल्डिंग पीरियड डिपेंड करता है स्कीम के नेचर पर, जनरली 36 महीना या 3 साल। शॉर्ट टर्म 36 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मैं बताता हूं, एग्जाम में याद रखें डेब्ट फंड्स का क्लासिफिकेशन स्कीम टाइप के बेसिस पर थोड़ा अलग होता है, थोड़ा वेरी करता है। इक्विटी फिक्स रूल, डेब्ट इक्वल्स टू थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस रूल के हिसाब से चलेगा। अब हम समझते हैं टैक्स रेट्स इक्विटी या LTCG के हिसाब से। टैक्स रेट इक्विटी अर्लियर LTCG अप टू 1 लाख वाज एग्जेम्प्टेड, मतलब उसमें छूट थी। LTCG क्या होता है, जब मैं आपको बता चुका हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल के नाम से बता रहा है, साल भर का टोटल LTCG अगर 1.25 लाख तक है तो कोई टैक्स, अगर 1.25 लाख से ज्यादा है तो जो टैक्स अमाउंट है उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। सिंपल फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए अगर आपने शेयर्स बेचकर 1 लाख प्रॉफिट कमाया तो 1.25 लाख से कम है 0% टैक्स। एग्जाम्पल, अगर आप LTCG 1,25,000 लिमिट के इक्वल है तो 0 टैक्स। लेकिन अगर 1,50,000 है तो 1,25,000 पे 0। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000, तो 25,000 पे 12.5%, 12.5% के हिसाब से उसका जो अमाउंट है 75,000, ये आपको टैक्स के रूप में लगेगा। सो 75,000 का 12.5 के हिसाब से हो गया 9,375 रुपए। तो पूरा जो 2 लाख पर नहीं लगेगा, सिर्फ 1.25 लाख के ऊपर वाले हिस्से पर लगेगा। ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
एलटीसीजी का अब देखिए, जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा था, ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखाया हूँ कि जैसे मान लीजिए रोहित ने शेयर बेचकर 1,50,000 रुपया का एलटीसीजी प्रॉफिट कमाया, तो 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट 25,000 है, माइनस करिए 1,25,000 से 1,50,000 से उसको 1,25,000, तो बचा कितना 1,25,000 से 25,000 रुपया। अब टैक्स जो है 12.5% में 25,000, 3,125 रुपए। इसलिए रोहित को सिर्फ 3,125 रुपए टैक्स देने होंगे, पूरे 1,50,000 पर नहीं। ये याद रखिएगा। ये कभी कभार आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस भी आते हैं कैलकुलेशन वाले। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन। अब जैसे समझते हैं कैपिटल गेन को, क्या टैक्स रूल बदलते पुराने इन्वेस्टर को नुकसान होता है? क्योंकि ग्रैंड फेदरिंग के हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझे हैं, ग्रैंड फेदरिंग का मतलब होता है पुराने इन्वेस्टमेंट को नए टैक्स रूल के प्रोटेक्ट करना, इसी को बोलते हैं ग्रैंड फेदरिंग। अब ये काम कैसे करता है? जब गवर्नमेंट टैक्स रूल चेंज करती है, जैसे मान लीजिए पिछले साल कुछ था, इस साल कुछ और चेंज हो गया, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने पहले किया है उस पर पुराना बेनिफिट दिया जाता है। मान लीजिए आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड पहले खरीदे, इसके बाद टैक्स रूल चेंज हो गया, तो आपकी कॉस्ट जो एडजस्ट किया जाता है ताकि आपके एक्स्ट्रा टैक्स न देना पड़े। राइट, सिंपल शब्दों में ओल्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू प्रोटेक्टेड, न्यू रूल्स इक्वल्स टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर लागू होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ग्रैंड फेदरिंग देखिए क्या बोल रहा है। बिफोर 31st जनवरी 2018 LTCG on equity mutual fund was completely tax free. When LTCG was tax was introduced in 2018, the government introduced the concept of grandfathering to protect earlier gains, जो मैंने अभी बताया। एग्जाम कैलकुलेशन टिप्स क्या है? देखिए, एक्चुअल प्राइस फेयर मार्केट जो FMV बोलते हैं, एज ऑन 31st जनवरी 2018। अब न्यू एग्जेम्प्टेड रूल्स के बारे में थोड़ा सा लिमिट को समझ लेते हैं। न्यू एग्जेम्पशन लिमिट, एग्जेम्पशन माने छूट जो होती है। लिमिट फॉर इक्विटी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1.25, जो मैं आपको अभी कैलकुलेशन करके बता रहा था। ओनली ऑन द अमाउंट अबव 1.25 लाख इज टैक्सेबल एट 12.5%। ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैं समझाता हूं डिविडेंड इनकम ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों, अब हम एक चीज का ध्यान देंगे कि डिविडेंड इनकम ऑप्शन की, जिससे कि आपके इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉन प्लान भी कहा जाता है ना, जिसको बोलते हैं IDCW। बैंकिंग या फिर आपको फ्रेशर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स रेगुलर इनकम चाहते हैं। यहाँ इसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन मैं आपको बताता हूँ। डिविडेंड प्लान क्या होता है? डिविडेंड प्लान का मतलब होता है इन्वेस्टर की डिविडेंड प्लान रिसीव इनकम। जैसे कि जैसे मान लीजिए जो उसको ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जिनको चाहते हैं कि नहीं उनको हर वक्त एक इनकम मिलता रहे, राइट, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड इनकम, है ना। वो चाहते हैं जैसे हर इनकम, जो इन्वेस्टर्स है अलग अलग उनकी इनकम की एक ख्वाहिश होती है ना। मान लीजिए आपके एक फंड में सॉरी 10 लाख लगाए हैं, तो फंड ने 2 रुपए पर यूनिट का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि ग्रोथ प्लान में हमेशा रीइन्वेस्टमेंट होता है। अर्लियर डिविडेंड वर टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, हाउएवर आफ्टर February 2020 ये थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, मतलब रूल्स चेंज हो गए आपके टैक्सेशन के हिसाब से। Dividend income is added to the investor's taxable income. Tax is payable as per the applicable tax slab. ये हम जानते हैं कि टैक्सेबल जो इनकम है उसका टैक्स इनकम का जो स्लैब है इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता है। अब समझते हैं ग्रोथ ऑप्शन के बारे में। ग्रोथ ऑप्शन इज कंसिडर्ड मोर टैक्स एफिशिएंट बिकॉज टैक्स इज पेएबल ओनली व्हेन यूनिट्स आर सोल्ड। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है कि डिफरमेंट टैक्स बेनिफिट। अब देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। डिफरमेंट टैक्स में क्या होता है? टैक्स डिफरमेंट का मतलब है टैक्स भरने की डेडलाइन को आगे बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए कोई अगर किसी से भूल हो गई, या कोई मान लीजिए कोई भूल गया देने के लिए, तो म्यूचुअल फंड्स में बेनिफिट टैब मिलता है, राइट।
जब आप ग्रोथ प्लान चूज करते हैं तो ये कैसे काम करता है? फंड लेवल पर छूट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 23D के अनुसार के तहत क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स को उनके इनकम जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। नो इंटरिम टैक्स इन ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान में फंड को जो भी कमाई होती है, कमाता है, वो वापस स्कीम में रीइन्वेस्ट हो जाता है। इन्वेस्टर को तब तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक वो अपनी यूनिट्स बेचता या फिर सेल या रिडीम नहीं करता। नहीं है, इसी को कंपाउंडिंग का फायदा होते हैं, है ना? जो बोलते हैं ना कि भाई दूर तक लंबे तक चलो कंपाउंडिंग का फायदा होगा, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्योंकि बीच में कोई टैक्स नहीं कटता, इसीलिए पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट रहता है और ऊपर से कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टैम्प ड्यूटी अब 1 जुलाई 2020 से 0.0005% ऑन न्यू परचेज, ये देखिए दिखा हुआ है, लमसम, एसआईपी और एसटीपी में, और 0.015% ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स। दोस्तों अब हम टैक्सेशन को दो ऐसे एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो अक्सर इन्वेस्टर मिस कर देते हैं, पर ये आपके नेट जो रिटर्न है उसको इफेक्ट करता है। स्टैम्प ड्यूटी आप देखे जानते हैं, सिक्योरिटेशन टैक्सेशन टैक्स जो बोलते हैं ना, बैंकिंग फ्रेशर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको इन्वेस्टर्स जो है पूछ सकते हैं, आपको बताना जरूरी भी होता है। एप्लीकेबल ऑन द इशुएंस, जो स्टैम्प ड्यूटी है ना म्यूचुअल फंड्स पे, वो कहाँ पे होती है? इशुएंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट? स्टैम्प ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो यूनिट्स खरीदते वक्त या फिर परचेज करते वक्त लगता है। चाहे आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं या फिर एसआईपी शुरू करते थे या डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट करें, हर नए यूनिट्स के इश्यूएंस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट, जैसे मान लीजिए करेंट रेट, जैसे अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, 0.0005% जो है स्टैम्प ड्यूटी के रूप में डिडक्ट हो जाएगा और बचे हुए पैसे से यूनिट्स अलॉट होगी। ये परचेज प्राइस का हिस्सा बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा। स्टैम्प ड्यूटी आपको क्लियर कर दिया मैं। अब देखिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एप्लीकेबल ओनली ऑन इक्विटीज ओरिएंटेड फंड्स, चार्ज ओनली एट द टाइम ऑफ सेल, जो कि मैं आपको बताया, या फिर रिडेम्पशन या स्विचिंग के समय। नॉट एप्लीकेबल टाइम ऑफ परचेज, नॉट एप्लीकेबल ऑन डेट फंड्स या सिक्योरिटीज टैक्सेशन टैक्स। दोस्तों अब हम इसको समझते हैं कि भाई क्या होता है ये, है ना? एप्लीकेबल ऑन क्या होता है? इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स या 65% इन इक्विटीज। ध्यान रखिए इसकी इस बात का कि एसटीटी हर म्यूचुअल फंड्स पर नहीं लगता, ये सिर्फ उन स्कीम्स पर लगता है जो इक्विटी ओरिएंटेड है, यानी जो अपना 65% या उससे ज्यादा पैसा इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप डेट फंड्स या गोल्ड फंड में डील कर रहे हैं तो वहां एसटीटी का कोई चक्कर नहीं होता, राइट? इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको समझते हैं कि सेट ऑफ या रूल्स का क्या मतलब है फॉरवर्ड एंड लॉसेस के लिए। देखिए एक चीज को समझ लीजिए आप कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या एसटीसीएल, इसे आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आप लॉन्ग टर्म, जैसे मान लीजिए बोला जाए, तो प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। टर्म इससे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता, राइट? जैसे मान लीजिए अगर आपको डेट फंड या शॉर्ट टर्म में 10,000 का लॉस हुआ है और इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म में 15,000 का प्रॉफिट, तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। पर अगर इक्विटी का लॉन्ग टर्म लॉस, तो वो सिर्फ किसी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से ही हटेगा, है ना, या कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अगर इस साल आपका लॉस इतना ज्यादा है कि वो पूरे प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो क्या वो बेकार जाएगा? नहीं। अगर आप लॉस को अगले 8 सालों तक या फिर 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब आप फ्यूचर के प्रॉफिट से इस साल का जो लॉस है माइनस कर पाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये कैरी फॉरवर्ड तभी मिलता है
जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं। ये चीज का थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन याद रखने की जरूरत है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि एसटीटी क्या है और ये कब लगता है। एसटीटी जो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी जब आप सिक्योरिटीज खरीदते या बेचते हैं तो टैक्स लगता है। एसटीटी मेनली इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर अप्लाई होता है। जब आप इक्विटी फंड्स की यूनिट्स बाय या सेल करते हैं तब एसटीटी लगता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना चाहिए आपको, डेट फंड्स पर जनरली एसटीटी अप्लाई नहीं होता। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एसटीटी का कॉन्सेप्ट एलटीसीजी टैक्सेशन में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट एसटीटी पेमेंट पर डिपेंड करते हैं। राइट, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको एप्लीकेबिलिटी बता रहा है कि एसटीटी एप्लीकेबल, जो मैं आपको बताया, यूनिट्स आर रिडीम्स परचेज, सो नो एसटीटी इज चार्ज एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ यूनिट स्कीम, इट इज प्योरली योर एग्जिट कॉस्ट जो बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आता हूं टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी या ईएलएसएस। देखिए क्या बोल रहा है कि दीज आर इक्विटी स्कीम्स दैट प्रोवाइड टैक्स डिडक्शन और अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन एटीसी। तो ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आपको जानते हैं आप। लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का है। सम रिटायरमेंट ओरिएंटेड फंड्स आल्सो प्रोवाइड सेक्शन एटीसी बेनिफिट एज यूजुअल हैव 5 ईयर लॉक इन पीरियड। तो कुछ कुछ स्कीम्स में आपको ऐसा थोड़ा सा लॉक इन पीरियड मतलब उसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। जो आप म्यूचुअल फंड बेचिएगा तो आपको ये चीज का ध्यान रखिएगा कि उसका लॉक इन पीरियड क्या है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को बेच दिया, उसका बेचारे का पैसा अटक गया और आपको पहले पैसा मांग रहा है, तो फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा, है नहीं। अब क्या लेके पड़ेगा वो आप जानिए, बट डंडा लेके पड़ेगा। TDS tax deducted at source. For resident Indian, no TDS is deducted at time of redemption. However, if dividend income exceeds 5,000 and AMC deducts 10% TDS, okay, जो tax deducted at source होता है। For non-resident NRI के लिए investors TDS rules are different for both capital gains and dividends. अब देखते हैं जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या है टैक्स के हिसाब से। जीएसटी आप जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी टैक्स चार्ज ऑन फीस आर टेकन बाय द ईएमसी फॉर देयर एक्सपर्ट सर्विसेज। जो एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, जो वो आपको, जो ये फंड मैनेजर्स होते हैं, उनको वो जो सेवा देते हैं आपको, उसके लिए वो आपको चार्ज करते हैं एक फीस। और टीआर लिमिट्स मैंने, जो दिस बिकम्स वो एडिशनल कॉस्ट है। इसलिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर जो जानते हैं सब चीज को, ये उस सब चीज देखते हैं थोड़ा कि भाई उनका जो मान लीजिए डिफरेंट चार्जेस हैं तो किस किस तरह से चार्जेस लगा हुआ है या एक्सपेंस रेशियो कितना है, ये सब चीज बताते हैं। अदर फीस, जीएसटी ऑन अदर एक्सपेंसेस सच एज आरटीए फीस, ऑडिट फीस मस्ट बी इंक्लूडेड विद इन द टीआर लिमिट। एएमसी कैन नॉट चार्ज दिस सेपरेटली। एग्जिट लोड, एग्जिट लोड क्या है? इफ एन इन्वेस्टर एग्जिट्स अर्ली, है ना, एग्जिट लोड्स इज एप्लीकेबल। जीएसटी विल first be deducted from the exit load amount, the remaining net amount is credited back to the scheme। ये याद रखिएगा। अभी देखिए आपको एग्जिट लोड का एक्सप्लेनेशन मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए रवि ने 1 लाख रिडीम किया और 1% का एग्जिट लोड है, तो एग्जिट लोड 1,000 रुपया हुआ, तो जीएसटी 18% में पहले 1,000 रुपया लगेगा, 180 रुपया। टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 1180। तो इन्वेस्टर को मिलेगा कितना? 98,820। इसका हो गया एक्सप्लेनेशन एग्जिट लोड के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब जीएसटी ऑन ब्रोकरेज चार्ज वाइल डिडक्टिंग ट्रेड्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द टोटल एक्सपेंस रेशियो का लिमिट के अंदर। ये चीज भी याद रखिएगा। Distributors commission, mostly important. GST on distributors commission cannot be charged on the to the scheme. It is a matter between the distributor and the AMC। तो चलिए यहाँ पे हमारा खत्म होता है आपका जो explanation of chapter 8। आपको हो सकता है क्लियर कट समझ में आ गया होगा या फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये explanation आपको कैसा लगा। राइट, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और चलिए अब हम चलते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्टेज पे आज का वीडियो का, वो है क्वेश्चन आंसर, जो मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो चलिए रेडी हो जाइए अपना पेंसिल कलम और कॉपी लेकर के,
हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। अब बताइए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स आर म्यूचुअल फंड स्कीम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ऑन द इनकम दे अर्न। चलिए बताइए क्या होगा टैग आपका इसका करेक्ट आंसर इज बी, राइट। इनकम टैक्स के मुताबिक म्यूचुअल फंड स्कीम ट्रस्ट की तरह काम करती है और उन्हें होने वाली जो इनकम होती है, जैसा डिविडेंड हो गया या इंटरेस्ट हो गया, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। अगर किसी फंड को उनके स्टॉक से 1 करोड़ का डिविडेंड मिलता है तो फंड हाउस को उस पर टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, राइट। म्यूचुअल फंड पर टैक्स एग्जेम्प्टेड का अंडर स्कीम 1023 सबसेक्शन डी के अंदर करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड व्हाट इज द मिनिमम होल्डिंग पीरियड। अब ये देखिए हमने अभी डिस्कस किया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी, 1 ईयर। इसमें पूछ रहा है कि आपको मिनिमम होल्डिंग पीरियड क्या है, तो ना अब क्या पूछ रहा है, देखिए लॉन्ग टर्म के बारे में पूछ रहा है। लॉन्ग टर्म का मतलब 1 ईयर। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज रिक्वायर्ड फॉर अ स्कीम टू बी क्लासिफाइड एज इक्विटी ओरिएंटेड फॉर टैक्स पर्पस। अब इसमें पूछ रहा है कि इस क्या कैलकुलेशन होगा उसका, या क्या परसेंटेज होता है इक्विटी और टैक्स पर्पस के लिए, क्या होगा। चलिए बताइए। द करेक्ट आंसर इज 65। अभी अभी हमने स्लाइड में अभी ये चीज पढ़ा भी है। इक्विटी ओरिएंटेड तभी माना जाएगा जो वो कम से कम 65% या उससे ज्यादा पैसा डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्ट करेगा। In the case of joint holdings, who is considered to have earned the income of tax purpose for the tax purpose? बताइए इन चारों में कौन सा होगा। The correct answer is C, the first holder only। अभी मैंने आपको स्लाइड में भी समझाया था, फर्स्ट होल्डर होता है। जैसे मान लीजिए अगर अमित फर्स्ट होल्डर है और उनकी वाइफ सुनीता जो है सेकंड होल्डर है, तो ने इन्वेस्ट किया है, तो टैक्स लायबिलिटी सिर्फ अमित की बनेगी। Mutual funds are considered pass-through vehicles because income is earned at which two levels। अब देखिए ये भी आपको पहले ही स्टार्टिंग चैप्टर में आपको मैं स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था। चलिए बताइए द करेक्ट आंसर कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन इज फंड लेवल एंड इन्वेस्टर लेवल, ये बताया था आपको। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन डेट फंड्स। अभी देखिए इक्विटी में नहीं पूछ रहा है, डेट फंड्स में पूछ रहा है। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज equal to or more than 3 years, right? Next question, number 7 क्या बोल रहा है, देखिए investors in a growth plan earn returns primarily in the form of जो ग्रोथ प्लान का ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड में, है ना, उसमें जो इन्वेस्टर है किस तरह से उसकी अर्निंग होती है ये पूछ रहा है। तो ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टर को तभी प्रॉफिट होता है, जैसे बताइए क्या होगा, कैपिटल गेन्स या लॉसेस, राइट। अगर एनएवी मान लीजिए 10 से बढ़कर 15 हो गई और अपने उस इन्वेस्टर ने उसको बेच दिया तो 5 का कैपिटल गेन हुआ, जो मैं आपको बताया था। वैसे मान लीजिए 100 रुपया खरीदा है, आपने बेचा 120 में, तो 20 रुपए का आपको गेन हो गया। ठीक इसी तरह का उल्टा होगा, लॉस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड अप्लाई व्हेन यूनिट्स आर सोल्ड बिफोर, ये पूछ रहा है बिफोर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में क्या अभी बताए थे, चलिए बताइए। 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर, है ना। मोर देन 1 ईयर होती तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। चलिए, विच आर द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज अ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम फॉर टैक्सेशन पर्पस। चारों ऑप्शन में क्या होगा बताइए। एएलएसएस बोल रहा है, फिर बी बोल रहा है फंड ऑफ फंड, सी बोल रहा है लार्ज कैप फंड, और डी बोल रहा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड के लिए जो टैक्सेशन के लिए जो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम माना जाता है, भले ही वो इक्विटी ओरिएंटेड में इन्वेस्ट करे। व्हाट डज द एक्रोनिम एसटीटी स्टैंड फॉर, ये तो बहुत इजी है, बताइए क्या होगा। एक्रोनिम इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि बताइए इसका एसटीटी का फुल फॉर्म है। कभी कभार थोड़ा इजी भी सवाल भी होना चाहिए, है ना, इससे आपका दिल लगा रहता है। चलिए बताइए करेक्ट आंसर।
द करेक्ट आंसर इज बी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए 11 में क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द सोर्स व्हाई इज द नेट अर्निंग मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रॉस अर्निंग, ये पूछ रहा है। इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये पूछा है, बताइए। करेक्ट आंसर इज बिकॉज टैक्सेस डायरेक्टली अफेक्ट द फाइनल मनी लेफ्ट विद द इन्वेस्टर। मैं अभी आपको बताया था कमाई जो बोलेंगे, हमने 100 रुपये लगाया है और इनकम मेरी कितनी हो रही है, तो वो हमको डिपेंड करेगा कि उस पर टैक्स का इम्प्लीकेशन कितना है, तभी हमको फाइनल अर्निंग मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 कमाया और उस पर 2,000 रुपये टैक्स दे दिया, तो आपकी फाइनल अर्निंग जो हुई कितनी हुई, कमाई 8,000 रुपये की हुई, है नहीं। Number 12, for hybrid equity oriented fund, the short term holding period is, अब देखिए क्या पूछ रहा है, hybrid equity oriented, बताइए क्या होगा। The correct option is short term पूछ रहा है, लेकिन less than 1 year। कंफ्यूज मत हो जाइए आप, ठीक है ना। चलिए, which type of investor have different tax treatment under specific TDS provision according to the sources? The correct answer is, देखिए बी, नॉन रेसिडेंट एनआरआईज। सो एनआरआईज का जो टैक्स कैलकुलेशन होता है उनका सब्जेक्ट टू डिस्टिंक्ट टैक्स ट्रीटमेंट होता है, या उनके टीडीएस के रूल्स भी कंपेयर टू रेसिडेंट इन्वेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा अलग होते हैं। व्हाट डिटरमाइंस अ टैक्स रेट ऑफ फॉर अ रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर, इन चारों में से क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी बना के इसमें पेश किया गया है। द करेक्ट ऑप्शन इज इनकम स्लैब एंड होल्डिंग पीरियड। राइट, रेसिडेंट इंडियन टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन, अब याद रखिएगा किसके बेसिस पे होती है, इन्वेस्टर का इनकम स्लैब, और वो कितने दिन तक का होल्डिंग, मतलब कितने दिन तक वो फंड को अपने साथ होल्ड किया है, मतलब अपने पास रखा है। चलिए 15, 15, एन इन्वेस्टर इज अ डिविडेंड प्लान रिसीव, एन इन्वेस्टर इन अ डिविडेंड प्लान क्या रिसीव, अभी अभी हमने डिविडेंड के बारे में जाना था। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी, डिविडेंड इनकम प्लस कैपिटल गेन या लॉस ऑन सेल। डिविडेंड प्लान इन्वेस्टर अर्न थ्रू बोथ डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स एंड कैपिटल, मतलब ये कि डिविडेंड प्लान को इन्वेस्टर को पीरियोडिक डिविडेंड्स मिलते हैं, और जब वो फाइनली यूनिट्स बेचता है तब उसे कैपिटल गेन या लॉस भी होता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर शर्मा को साल भर डिविडेंड मिला और फिर 2 साल बाद यूनिट्स प्रॉफिट में बेचने पड़ेंगे तो एलटीसीजी भी मिला। अब देखिए हमारा मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस आज खत्म हो गया और हम लोग आ गए हैं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस चैनल पे कुछ एग्जाम्स के टिप्स भी दूंगा। तो ये आपको कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको एनएसएम एग्जाम में मदद करेंगे। मैं ये टिप्स क्यों देता रहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ या फिर मेरे पास कमेंट्स आता है कि मैं काफी बार फेल हो जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो वो अपनी तैयारी कैसे करोगे आप, देखो नॉलेज तो एक अलग बात है, लेकिन आपका फोकस कैसे होना चाहिए, तो इसलिए बता रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको है कि टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। फोकस ऑन म्यूचुअल फंड की जो बेसिक चीजें हैं, वो आपको किताब जो होता है ना, उसको आप एक लाल किताब मान के चलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किताब को थोड़ा पढ़िए, उसका सिलेबस क्या है, कैसे क्या है, और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए डेली। सॉल्व का जो पेपर्स होते हैं, इधर उधर के बहुत सारे आपको पेपर्स मिलेंगे, मेरे चैनल पे भी आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो मैं अभी एक और मॉक टेस्ट इसके बाद मैं लाऊंगा जो करीब करीब 50 या 100 मॉक टेस्ट होगा, है ना। मैंने इसमें वीडियोस बनाए हैं, आप देखोगे तो मिल जाएगा पुराना कॉन्सेप्ट, है ना। जो आप कॉन्सेप्ट है, जैसे बहुत सारे, जैसे एलटीसीजी हो गया, जैसे मैंने आपको एसटीटी के बारे में बताया, है ना, बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताए, डिविडेंड के बारे में बताया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखिए, अगर आपको वर्ड समझ में आता है, इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ छोटे छोटे वर्ड्स का क्या मतलब होता है। वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, वहीं आपके जो दिमाग चक्कर खाने लगते हैं और फिर इधर से उधर से कंफ्यूजन होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जैसे मान लीजिए एनएवी कैलकुलेशन क्या फॉर्मूला है, एसआईपी का क्या है, टैक्सेशन के क्या चीज है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे कैलकुलेशन भी आपको करके बताया, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, और टाइम को थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको। टेंथ मतलब आपको ये नहीं कि आपको सारा दिन आपको बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको टाइम को ना क्लासीफाई कर लीजिए कि इस टाइम पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, ये उठ के मैं ये पढ़ूंगा,
और मैं आज का चैप्टर वाइज को थोड़ा डिफाइन कर लीजिए कि 12 ही चैप्टर है उसमें। ऐसे 12 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक चैप्टर को एक चीज के हिसाब से लीजिए और उसके हिसाब से आपको डाउट क्लियर करिए, किताब पढ़िए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए और देखिए आपको कितना आ रहा है। ठीक है? तो प्रैक्टिकल आपको जो अगर अप्रोच है ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत थैंक यू। मेरे मेरे इस चैनल पे अभी तक तो एनएसएम के वीडियोस आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी न किसी स्टूडेंट के लाइफ में या किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में थोड़ा-सा वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही एक अच्छा सुकून महसूस होता है, जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है उसको मैं आपको शेयर करता हूँ। और मैं आगे भी ऐसा करता रहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने अपने बैंकिंग करियर के हिसाब से या फिर कॉर्पोरेट्स में कितने साल काम किया हूँ, करीब-करीब 24-25 साल हो गया मेरी जर्नी का। तो आने वाले इसमें मैं बैंकिंग को रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लाऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से लर्निंग करते रहिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।